नमस्कार, रूबरू में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है एक केंद्रीय मंत्री। वे तेज तर्रार हैं, आर्टिकुलेट हैं। बीजेपी और आरएसएस से उनका जुड़ाव 30 साल पुराना है, लेकिन पार्टी ने उन्हें इन सबका सिला अब जाकर दिया है। मंत्री बनाए जाने के पहले उनके बारे में कहा जाता था कि बीजेपी सिर्फ उनका इस्तेमाल करना जानती है। वैसे पार्टी में ऐसी चर्चा अक्सर होती थी कि उन्हें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, पर राज्यसभा की सीट हो या लोकसभा का टिकट, उनका नाम हर बार फाइनल लिस्ट से बाहर ही रहा। बस ले देकर यही होता था कि चुनाव के समय उन्हें पार्टी का स्पोक्स पर्सन बना दिया जाता था। खैर, देर से ही सही, पार्टी ने इस नामी वकील को मंत्री बनाकर सारे गिले शिकवे दूर कर दिए हैं। जी हां, आपने ठीक समझा, ये है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अरुण जेटली। भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों को इस नए मिलेनियम का लीडर माना जाता है, अरुण जेटली उनमें से एक हैं। पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे अरुण जेटली अभी केंद्र की वाजपेयी सरकार में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। वैसे वे राजनीति में तो पिछले 30 वर्षों से एक्टिव हैं, लेकिन फुल टाइम पॉलिटिशियन के तौर पर ये उनका पहला असाइनमेंट है। इसके पहले वे वकालत और राजनीति दोनों में साथ साथ सक्रिय रहे हैं। अभी चुनाव के समय अरुण जेटली को बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बनाया गया था और इस दौरान उनके काम की काफी सराहना हुई। माना जाता है कि मंत्री पद भी उन्हें इसी परफॉर्मेंस के कारण मिला है। अरुण जेटली ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1973 में की थी। तब उन्होंने जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए जा रहे एंटी करप्शन मूवमेंट में भाग लिया था। 1974 में वे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। बाद में जयप्रकाश नारायण ने उन्हें नेशनल कमेटी फॉर स्टूडेंट्स एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशंस का कन्वीनर बनाया था। इस मूवमेंट में सक्रियता के कारण 1975 में आपातकाल के दौरान अरुण जेटली को 19 महीने तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया। फिर 1977 में लॉ करने के बाद वे वकालत करने लगे, लेकिन राजनीति से उनका रिश्ता बरकरार रहा और वे दोनों ही क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। 1990 में उन्हें भारत का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया। 1991 में वे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर बने। वकील के तौर पर जहां उन्होंने कानून से जुड़ी कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत की नुमाइंदगी की, वहीं भारतीय जनता पार्टी में चुनावों के दौरान अरुण जेटली को पार्टी स्पोक्स पर्सन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने इसे बखूबी निभाया और उन्हें इसका सिला भी मिला। इस बार जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो अरुण जेटली को मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर हाई प्रोफाइल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया। यही नहीं, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के डिसइन्वेस्टमेंट संबंधी मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। और अरुण जेटली इन दिनों अपने इस पहले मिनिस्ट्रियल असाइनमेंट को सफल बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। अरुण जी, अच्छी खासी आपकी वकालत चल रही थी, लीडिंग ले रहे थे कंट्री के आप, फिर अचानक ही फुल टाइम पॉलिटिक्स में आने का आपने क्यों इरादा बना लिया? राजनीतिक सोच और राजनीतिक गतिविधि के साथ तो मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूं। लगभग 30 साल हो गए। मुझे लगता है कभी ना कभी तो आना ही था, लेकिन समय निश्चित नहीं था और समय कब होगा ये मेरी अपनी प्राथमिकता भी नहीं थी। तो इस बार जब मुझे अपनी पार्टी के नेताओं की तरफ से सुझाव आया तो मुझे लगा कि एक अवसर है एक दूसरी कैपेसिटी के में अनुभव का, काम करने का, योगदान करने का, तो मैंने उसको स्वीकार किया। लेकिन अवसर आपको नहीं लगता कि बहुत देर में आया? 30 साल से आप एक्टिव थे, 30 साल बाद आपको न मौका मिला? शायद मैं बहुत उत्सुकता से अवसर की तलाश में भी नहीं था। मैं कभी फुल टाइम पॉलिटिक्स में था नहीं। विद्यार्थी काल में एबीवीपी में रहा, छात्र संघ में रहा, जेपी के आंदोलन में रहा। उसके बाद ये लगता था कि कोई ना कोई काम करना चाहिए जिससे अपना आमदनी का जरिया, करियर बनाना चाहिए, किसी फील्ड में एक्सीलेंस प्राप्त करनी चाहिए। तो 22 साल मैंने वकालत की।
जब वकालत आरंभ की थी तो मुझे ये नहीं लगता था कि मैं वकालत में किस हद तक निकल जाऊंगा, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वहां अच्छा अनुभव रहा तो प्रैक्टिस भी बहुत सेटिस्फाइंग थी, वहां भी बहुत अच्छे अनुभव थे। सेटिस्फाइंग थी और रोरिंग थी? नहीं, अच्छी थी, अच्छी थी। उसमें तरह तरह के केसेस, कमर्शियल, कॉरपोरेट, अलग अलग प्रकार के केसेस करने का अच्छा मौका मिलता था। देश विदेश में कानून के एक वकील की हैसियत में जाने का मौका मिलता था और अच्छे अनुभव थे। उससे भी व्यक्ति का अपना ज्ञान बढ़ता है, व्यक्तित्व बढ़ता है। तो इसलिए मैं उसको छोड़कर फुल टाइम इधर आ जाऊं, मैं बहुत उत्सुक नहीं था। लेकिन पार्टी के लिए मेरी कमिटमेंट इतनी थी कि पार्टी के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहता था और जब भी अवसर मिलता था कुछ ना कुछ काम करने का पार्टी के लिए करता था। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी जिस तरह वकालत चल रही थी, जिस तरह वकालत आपकी जबरदस्त थी, लोगों को पता है, आमदनी भी खूब हो रही थी, उसी हिसाब से खर्चे बढ़ गए। अब मिनिस्टर बनने के बाद तो जो है पैसों का जबरदस्त आपको टोटा पड़ेगा। आप फुल टाइम पॉलिटिक्स करेंगे और प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी आमदनी नहीं होगी और मिनिस्टर की तनख्वाह से आपका गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए जो भी आपकी पुरानी लाइफ की सेविंग्स हैं उसके आधार के ऊपर आप चलेंगे और खर्चे अपने कम करें इसका भी प्रयास करेंगे। सेवन में जब जनता पार्टी बनी थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी, तब आपको नेशनल एग्जीक्यूटिव में रखा गया था। जेपी मूवमेंट में उनकी जो नेशनल कमेटी थी यूथ के लिए, यूथ मूवमेंट के लिए, उसके आप कन्वीनर थे राष्ट्रीय स्तर पर। तो 30 साल आपको लग गए एक राज्य मंत्री बनने में। अब तक तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आप बन सकते थे, कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते थे, तो वजह क्या रही? देखिए, इन चीजों को शुरू में डिटरमिन कर लेना कि आप क्या बनेंगे इस फील्ड में कभी संभव नहीं होता। 1977 में मुझे याद है कि जब चुनाव आरंभ हुए तो अटल जी का सुझाव था कि मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूं, लेकिन मेरी उम्र शायद साल डेढ़ साल कम थी उस वक्त, तो मैं नहीं लड़ा। संभवतः मैं लड़ता तो शायद उस वक्त से ही सक्रिय राजनीति में रहता। लेकिन 77 में जब चंद्रशेखर जी ने मुझे अनडिवाइडेड जनता पार्टी की कार्यसमिति में डाला तो मैं एबीवीपी में था और एबीवीपी के बिहाफ से छात्र संघ का अध्यक्ष था, जेपी के आंदोलन में था। तो उनका आग्रह ये था कि मैं कुछ वर्ष और एबीवीपी के लिए काम करूं, कि जिस संगठन की वजह से आपका व्यक्तित्व बनता है थोड़ा योगदान उसके लिए करें। तो मैंने एबीवीपी की बात को स्वीकार किया, तो इसलिए मैं सक्रिय राजनीति में नहीं आया। 1980 में जब बीजेपी बनी तब यह सुझाव आया कि मैं एबीवीपी से बीजेपी में जाकर काम करूं। तो बीजेपी में दिल्ली प्रदेश में मैंने काम किया, बीजेपी के यूथ विंग में मैंने काम किया और मेरी स्वयं की प्राथमिकता भी उस वक्त ये थी कि मैंने नई नई वकालत शुरू की है तो उस क्षेत्र में मैं अपना एक स्थान बना लूं। और जहां तक राजनीति और चुनाव है उसके लिए तो बहुत समय अभी बाकी है। अभी आपने जैसे अटल जी का जिक्र किया कि अटल जी चाहते थे आपको कि आप इलेक्शन लड़े लोकसभा का, लेकिन मीडिया में एक परसेप्शन बना हुआ है कि जो कई बार बीच में आपको राज्यसभा नहीं मिली और कई बार आखिर तक नाम फाइनल होते होते रह गया, उसकी वजह अटल जी की नाराजगी थी, वो थोड़े खफा थे आपसे। देखिए, मैं ऐसा स्वीकार नहीं करता हूं और मेरा अनुभव बीजेपी का यह है कि जो हमारे संगठन में प्रमुख लोग हैं, वाजपेयी जी हैं, अडवाणी जी हैं, आजकल हमारे अध्यक्ष ठाकरे जी हैं, ये लोग व्यक्तियों के साथ जुड़कर उनके पक्ष में या उनके विरुद्ध राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। ये मेरा बहुत वर्षों का अनुभव है। तो कभी कभी ऐसी समाचार मेरे बारे में नहीं, कई अन्य लोगों के बारे में भी छपते हैं, लेकिन मैं उसको ठीक उचित मानता नहीं। जैसे आपके बारे में परसेप्शन ये था कि आप अडवाणी जी के काफी क्लोज हैं, अडवाणी कैंप को बिलोंग करते हैं। देखिए, हम लोग जब बीजेपी में काम करते हैं तो पार्टी में कैंप्स हैं, हमें तो कभी आज तक दिखे नहीं हैं। और दो जो प्रमुख नेता रहे हैं, अटल जी और अडवाणी जी, और जब से हम लोग राजनीति में सक्रिय हैं ये दोनों ही प्रमुख रहे हैं। लेकिन 40 साल तक पार्टी में रहने के बाद कल्याण सिंह तो उसी नतीजे पे पहुंचे, जिस तरह को उन्होंने कहा कि अडवाणी जी हमारे साथ हैं लेकिन बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, कल्याण सिंह जी वाली घटना को मैं बहुत ही दुर्घटना मानता हूं। वो बीजेपी में थे। कई बार क्या होता है कि आपका अपना पार्टी के साथ संबंध का संतुलन बिगड़ जाए और उस बिगड़े हुए संतुलन में आपको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए,
बहुत अच्छे पुराने अनुभवी कार्यकर्ताओं के साथ भी होता है, और कल्याण सिंह जी के साथ ये हुआ है। कई ऐसे विषय जिन पे उनको बोलना नहीं चाहिए था, वो जानते हैं वो सच नहीं है, वो पिछले कुछ सप्ताहों से बोल रहे हैं। कहते हैं कि जो पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्समैन बतौर आपकी जो परफॉर्मेंस रही, उससे अटल जी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ भाई, इस बार तो उनको लेना चाहिए। मैं आपको ये बताऊंगा, पिछले कई चुनावों से पार्टी में पीछे रहकर पार्टी के लिए काम करता रहा हूं। लगभग कैंपेन जो होता है पार्टी का 89 के चुनाव से लेकर आज तक मैं उसमें सक्रिय रूप से रहा हूं, और कुछ हद तक मैं पिछले चुनाव में भी प्रवक्ता का काम करता था पार्टी के लिए। लेकिन इस बार स्थिति ऐसी बनी कि अधिकतर लोग यहां स्वयं चुनाव लड़ रहे थे या चुनावी दौरों पर थे, और क्योंकि चुनाव का संचालन दिल्ली से होता है और मैं दिल्ली में ही रहता हूं, तो बहुत कम संख्या थी उन लोगों की जो दिल्ली में मौजूद रहते थे चुनाव में पार्टी की सहायता करने के लिए। तो इसलिए पिछले चुनाव में कुछ हद तक और इस चुनाव में मुझे अवसर मिला, मैंने काम किया। संसद में कांग्रेस के लोगों ने सीधा आरोप लगाया कि अरुण जेटली दूरदर्शन को वाजपेयी दर्शन बना रहे हैं। अब ये अलग बात है कि ऐसा कहने वाले वही वीएन गाडगिल थे जिन पर दूरदर्शन को राजीव दर्शन बनाने का एलिगेशन लगता था। अभी जब पार्लियामेंट में पिछले दिनों बहस हो रही थी, तो उसमें वीएन गाडगिल ने एक बात कही कि राजीव गांधी का जिस बात पर क्रिटिसिज्म होता था कि उन्होंने दूरदर्शन को राजीव दर्शन बना दिया है, वो आज की सरकार में वही दूरदर्शन वाजपेयी दर्शन बन गया है। देखिए, मैं इसको उचित क्रिटिसिज्म नहीं मान रहा हूं, इसलिए कि राजीव जी के टाइम पर या उससे पहले इंदिरा जी के समय दूरदर्शन की मोनोपोली थी, और दूरदर्शन अधिक सरकार का व्यू पॉइंट दिया करता था, विपक्ष का कम देता था। आज किसी भी राजनीतिक घटना को ले लीजिए, उसमें सरकारी पक्ष के साथ साथ विपक्ष का पक्ष निश्चित रूप से आता है, और अगर दूरदर्शन उसको नहीं देगा और केवल प्रोपेगेंडा का साधन में इस प्रयोग किया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि लोग दूरदर्शन को स्विच ऑफ करके किसी प्राइवेट चैनल पर चले जाएंगे। तो इसलिए आज दूरदर्शन का राजनीतिक दुरुपयोग है नहीं, और उसको कर पाना भी संभव नहीं है। लेकिन दूरदर्शन अगर पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, तो उसमें जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज देश में होती हैं, गवर्नमेंटल एक्टिविटीज होती हैं, उसका जब एम्फोसिस आएगा तो कुछ सरकारी एक्टिविटीज आएंगी। नहीं, लेकिन उस सरकार की बात नहीं, वाजपेयी दर्शन की बात कर रहे थे। देखिए, आज अब ये हाईजैक की घटना ले लीजिए। अब कल मैं देख रहा था कि सुरजीत साहब का बयान सरकार के विरोध में, उसको इतनी पब्लिसिटी मिली, उसके बाद प्रणब मुखर्जी का बयान आया, तो अगर जसवंत सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो उसके मुकाबले में 2 बयान विपक्ष के भी दूरदर्शन पे थे। अब इसको किसी को वो 2 ना दिखे तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं। अच्छा, आपको लगता है कि प्रसार भारती का जो कॉन्सेप्ट है पूरा आज की तारीख में रेलेवेंट है, जब इतने सैटेलाइट चैनल आ चुके हैं? देखिए, प्रसार भारती का कॉन्सेप्ट एक दृष्टि से हम कह सकते हैं इररिलेवेंट हुआ, कि जिस वक्त प्रसार भारती की कल्पना की गई थी उस वक्त दूरदर्शन की मोनोपोली थी और दूरदर्शन का राजनीतिक दुरुपयोग था। तो दुरुपयोग दूर करें, तो इसलिए इंडिपेंडेंट लोगों के हाथ में इसको सौंप दे, ये बात थी। अब इंडिपेंडेंट लोगों के हाथ में रहे, उसका राजनीतिक दुरुपयोग ना हो, यह सिद्धांत आज भी उचित है। लेकिन वो इंडिपेंडेंट लोग और वो दूरदर्शन और प्रसार भारती इस यंत्र को किस दिशा में ले जाएगा, इसके उनके ऊपर क्या अंकुश होंगे, उनकी परफॉर्मेंस कैसे जज होगी, इसकी कोई कल्पना प्रसार भारती के अधिनियम में नहीं है। लेकिन अगर प्रमोद महाजन का जो सुझाव है कि इसको पूरे को स्क्रैप कर देना चाहिए, प्रसार भारती को चलाना ही नहीं चाहिए, तो उसमें क्या ऐतराज है आपको? देखिए, मैं निजी विचारों में कोई इतराज नहीं है, लेकिन प्रसार भारती आज एक वास्तविकता है, कानून के तहत है। या तो संसद उस कानून को बदले, और संसद को बदलने के लिए सभी राजनीतिक दलों में एक कंसेंसस होना पड़ेगा। प्रमोद जी का जो विचार है उसके पीछे सार यह है कि आज मोनोपोली नहीं है, प्राइवेट चैनल्स है, तो इसको आप डिपार्टमेंट बना दीजिए। लेकिन प्रसार भारती एक्ट के होते हुए, और ये एक्ट के तहत इसका मैनेजमेंट होना है, केवल मैं या प्रमोद जी चाहे कि इसको डिपार्टमेंट बना दे तो ये संभव नहीं है। इट इज फॉर द पार्लियामेंट टू डिसाइड दिस।
इस बार जो पार्लियामेंट में डिबेट हुई उसमें काफी कुछ इस बात पे जोर रहा कि अरुण जेटली सारे आरएसएस वालों को इसमें भर देना चाहते हैं। जयपाल रेड्डी ने भी कहा, सारे लोगों ने कहा कि जो जगह खाली हुई राजेंद्र यादव और अमला थापर को निकाल के उनकी जगह आरएसएस वाले आ रहे हैं। वास्तविकता ये है कि जब श्री जयपाल रेड्डी मिनिस्टर थे तो उन्होंने केवल एक विचारधारा के लोगों को बोर्ड के अंदर भरा था, लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोगों को। उस वक्त लेफ्ट के अतिरिक्त, तीसरे मोर्चे के अतिरिक्त कोई दूसरी विचारधारा भी इस देश में है, इसका ख्याल उस वक्त जिन लोगों ने नियुक्तियां की उनको नहीं आया था। जहां तक बीजेपी सरकार का सवाल है, जब से हम लोग आए हैं न तो नियुक्तियां करने का अधिकार हमारे पास है और न ही हमने एक भी नियुक्ति की है। प्राइम मिनिस्टर ने एक आपको और बहुत इंपॉर्टेंट चार्ज दिया है, डिसइन्वेस्टमेंट का। आज सबसे ज्यादा विवादों से भरा इशू भी ये है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है सरकार के लिए, क्योंकि तमाम इतने इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर्स हैं जिनमें डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस शुरू होना है। तो ये जो जिम्मेदारी है, इसमें तमाम आरोप भी आपके ऊपर आएंगे। तो आपने कोई इसका ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया है? देखिए, अभी तो केवल डिपार्टमेंट की घोषणा हुई है, मेरी नियुक्ति हुई है और डिपार्टमेंट के एक सचिव आए हैं। मैं इसको विवाद का विषय मानता ही नहीं हूं। डिसइन्वेस्टमेंट की आज आवश्यकता क्यों पड़ी है? डिसइन्वेस्टमेंट की कल्पना तो नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस वक्त की। आज 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पब्लिक मनी 241 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में है। तो सवाल यह है कि ये 2 लाख करोड़ रुपया जो सरकार का है उसकी रिटर्न क्या है? 8 वर्षों में टोटल डिविडेंड इसके अगेंस्ट आया है सरकारी शेयर होल्डिंग में 9,900 करोड़ 8 वर्षों में। उस 9,000 करोड़ रुपए को लेने के लिए 61,000 करोड़ उसमें और डाल दिया। तो इसलिए आपसे मैं टैक्स लूं सरकार के नाते और टैक्स केयर के पैसे को पब्लिक सेक्टर में डालता जाऊं जहां प्राइवेट सेक्टर आने को तैयार है और उसकी फिर रिटर्न लाकर आपके लिए कुछ काम ना कर पाऊं, क्योंकि इनमें कुछ में एफिशिएंसी है, कुछ में नहीं है। अरुण जेटली एक अच्छे इंसान है, इससे किसी को इनकार नहीं है। वे एक बेहतरीन स्पोक्स पर्सन है, इसे मानने से भी किसी को परहेज नहीं है। हाँ, लेकिन मंत्री के तौर पर वे कैसा काम करेंगे, इसे लेकर उनके दोस्तों और विरोधियों की राय अलग अलग जरूर है। रूबरू में अब एक नजर अरुण जेटली के बारे में लोगों की राय पर। अरुण जी का मेरा संबंध जयप्रकाश आंदोलन से आया है। मैं मानता हूं कि राजनीति में ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन होता है, जो एक्टिविस्ट भी हो, इंटेलेक्चुअल भी हो, आर्टिकुलेट भी हो, साफ सुथरा भी हो और एक प्रकार का दोस्त इंसान हो। तो अरुण जी उस प्रकार के हैं। श्री अरुण जेटली एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे वकील हैं और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अच्छे से बोल सकते हैं और अपनी पार्टी के अच्छे और सफल प्रवक्ता भी रहे। पर यही अच्छाई खत्म हो जाती है। एक मंत्री के रूप में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, जो उनका योगदान रहा है, जो उनका काम रहा है, उससे हम कतई संतुष्ट नहीं हैं। एक अच्छे, उभरते हुए, प्रभावशाली, गंभीर परंतु तेज तर्रार एक राजनेता के रूप में जेटली जी सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो आज भी ठीक काम कर रहे हैं और मेरा अनुमान ये है कि अन्य कोई भी अगर उनको विभाग दिया जाए उसको भी ठीक प्रकार से वो चला सकते हैं, संभाल सकते हैं। उनकी गहराई तक पहुंचने की एक तीखी, जो एक योग्य वकील है, उसकी निगाह हर चीज पढ़ सकती है, उसको कर सकते हैं। सत्ता में आने के पहले बीजेपी के लोग स्वायत्तता की बात करते थे और गवर्नमेंट ने कुछ दखल लेना नहीं चाहिए, ऐसा कहते थे। और जब मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री था तो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था कि मैंने दूरदर्शन को राजीव दर्शन बनाया है। अभी मैं देख रहा हूं कि स्वायत्तता खत्म हो गई। 2 मेंबर को हटा दिया प्रसार भारती में, अभी कोई मेंबर नहीं।
और चुनाव का कवरेज देखिए या कारगिल का देखिए, सब जगह वाजपेयी, और ये वाजपेयी दर्शन बन गया। मुझे लगता है कि अरुण जी के विषय में ये जिसके भी मन में शक होता है, हो सकता है जिन दिनों में अरुण जी स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, उस समय किसी को लगा होगा कि वो अच्छे वकील नहीं बन सकते हैं। उन्होंने वो करके दिखाया, हिंदुस्तान के टॉप के वकीलों में पहुंच गए और बहुत छोटी आयु में पहुंच गए। अरुण जी की सबसे बड़ी बात है ना, जिस काम को दिया जाए उसमें वो खो जाते हैं, बड़ी लगन से काम करते हैं। अब ये जिसके अंदर लगन होती है ना, वैसे व्यक्तियों के जीवन में विफलता बहुत कम होती है। अरुण जेटली जी एक बहुत बढ़िया वकील है और पॉलिटिक्स का उनमें वैसे मंत्री बनने के बाद जो प्रवेश हुआ है, वो मंत्रिमंडल में कैसी सफलता पाते हैं ये तो अभी टाइम ही बताएगा, लेकिन एक अच्छे इंसान होने के नाते मैं मानता हूं कि वो एक बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन भी बनेंगे। उनमें एक सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो उनकी एक दूरदृष्टि है, वो दूर का सोचते हैं और कोई भी अगर मुश्किल भी मसला हो तो उसके जो अहम मुद्दे क्या हैं वो मसले के और कैसे उसका सुझाव होना चाहिए, वो जल्द से जल्द वो बात को पकड़ लेते हैं। ये उनकी काबिलियत की बात है। बहुत कम लोगों को पता है कि अदालत में अपनी दलीलों से अपने विरोधियों को क्लीन बोल्ड कर देने वाले अरुण जेटली क्रिकेट के दीवाने हैं। उन्हें खेलने का भी शौक है और म्यूजिक का भी। अब अरुण जेटली से कुछ बातचीत उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। अच्छा, जैसे आपका वकालत से तो आजकल काफी कुछ पीछा छूटा हुआ है, राजनीति सुबह से शाम तक चलती रहती है। इसके अलावा जब आपको वक्त मिलता है तो सबसे जबरदस्त स्ट्रगल आपका कौन है, क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, मैं 3-4 चीजें निश्चित रूप से करता हूं। मैं बचपन से ही केवल राजनीतिक जीवन में रहा हूं ऐसा नहीं है, इसलिए एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, एक प्रोफेशनल की तरह कानून में मेरा बहुत समय निकलता था। लॉ की रीडिंग में आज भी मेरा समय जाता है। मैं पहले काफी लाइट और हेवी रीडिंग दोनों करता था, लेकिन समय की वजह से हेवी रीडिंग कुछ कम हो गई। उसके अलावा परिवार के साथ मेरा अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहता है, बच्चों के साथ मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। उनके साथ साल में 2-3 बार मैं बाहर किसी छुट्टी पर चला जाऊं, अब पता नहीं कितना संभव हो पाएगा, वो एक मेरा एम्फोसिस रहता था। अच्छा, क्रिकेट का आपको जबरदस्त शौक है और ये शौक यहां तक पहुंच गया कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट भी हो गए और बाकायदे बिशन सिंह बेदी के खिलाफ चुनाव लड़के जीते। देखिए, मैं क्रिकेट में मेरा विशेष रोल रहा है, कुछ हद तक खेलता भी रहा हूं, लेकिन खेल में मेरा काफी शौक रहा है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स को देखना, स्पोर्ट्स को एंजॉय करना, एनालाइज करना, और केवल क्रिकेट नहीं, कई स्पोर्ट्स मैंने खेली हैं और मैं उनको फॉलो करता हूं। मैं खेल देखने का शौक ज्यादा, खेलने का तो नहीं है? नहीं, मैं खेलता भी रहा हूं, बहुत प्रोफेशनल खेल नहीं खेला हूं एक सीमा के बियॉन्ड, लेकिन मैं बहुत खेल खेला हूं। टेनिस खेला हूं, टेबल टेनिस खेला हूं, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, मैं लगभग हर खेल खेला हूं। एक बात आपने कही है कि अगले दशक में अगर क्रिकेटर कोई अच्छा होगा, मतलब लीडिंग क्रिकेटर, तो राहुल द्रविड़ होगा। नारायण मूर्ति को आपने लीडिंग बिजनेसमैन बताया है और पॉलिटिशियन में सुषमा स्वराज के लिए कहा है। इसके पीछे क्या आपका मतलब? मेरी जो अपनी असेसमेंट है, आप मैंने एक और नाम भी लिया था, उन्होंने कहा एंटरटेनमेंट की वर्ल्ड में आपको कौन लगता है? ए.आर. रहमान आपने बोला। देखिए, मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से वो छोटी उम्र पे ग्रो कर रहा है, तो अगले 10 वर्षों में मुझे लगता है कि वो म्यूजिक सीन को डोमिनेट करेगा। राहुल द्रविड़ एक बहुत क्लासिकल क्रिकेटर है। आई सी हिम गोइंग फॉर बल्क ऑफ द नेक्स्ट डेकेड। नारायण मूर्ति जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इमर्ज कर रहे हैं, ही हैज ऑलरेडी बिकम अ वर्ल्ड प्लेयर। राजनीति में मैं ऐसा मानता हूं कि सुषमा जी में जो क्षमता और पोटेंशियल है, और जिसका एक बार नहीं बार बार हम लोगों ने उदाहरण देखा है, शी सर्टनली हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले।